वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फंजाई किसे कहते हैं, फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी या माइकोलॉजी के जनक कौन है, इंडियन माइकोलॉजी के जनक कौन है और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी संरचना का अध्ययन किया था और उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के थैलस या सुकाय का हमने अध्ययन किया था या पढ़ा था उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म जिसे हम कहते हैं द्विरूपता। द्विरूपता डायमॉर्फिज्म भी फंजाई का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ कवक जैसे कि प्लांट, एनिमल व ह्यूमन में इन्फेक्शन करने वाले फंजाई डायमॉर्फिज्म या द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ फंजाई जो कि प्लांट, एनिमल व ह्यूमन तीनों में इन्फेक्शन कोज करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, वे फंजाई द्विरूपता या डायमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। तो द्विरूपता कैसे? फॉर एग्जाम्पल एनिमल में या जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले फंजाई जैसे कि ब्लास्टोमाइसीज, ठीक है। तो ब्लास्टोमाइसीज ऐसा फंजाई है जो एनिमल में रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो ये जो ब्लास्टोमाइसीज है ये क्या करता है कि इनका जो थैलस होता है, इन कवकों का जो थैलस होता है वो नॉर्मली यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय फंजाई यीस्ट के समान ही होता है, लेकिन जब इसे कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करते हैं तो ये माइसीलियम या माइसीलेट हो जाता है। तो द्विरूपता कैसे दर्शाई इसने कि जंतु में रोग उत्पन्न करने वाले फंजाई जैसे कि ब्लास्टोमाइसीज ये क्या करता है, ये द्विरूपता दर्शाता है। कैसे दर्शाता है कि इनका जो थैलस होता है वो सामान्य कंडीशन में कैसा होता है, एक कोशिकीय फंजाई यीस्ट के समान होता है, मीन्स तंतुनुमा होता है। लेकिन जब इसे कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाते हैं तो इसका जो थैलस होता है वो जालिकावत होता है या इनके जो कवक तंतु है वो एक दूसरे से मिलकर कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये संवर्धन माध्यम पर जालिकावत देखा जा सकता है। इस तरह यह डायमॉर्फिज्म या द्विरूपता दर्शाता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये तंतुनुमा होता है और जब इसे संवर्धन माध्यम पे ग्रो करवाया जाता है तो यह जालिकावत हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जो माइसीलियम होते हैं, कवक जाल होते हैं, वो होते हैं कैसे, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। मीन्स एक तो वो जिनमें पट्ट का निर्माण या सेप्टम पाया जाएगा तो वो होंगे सेप्टेट, और नॉन सेप्टेट जिनमें पट्ट का निर्माण नहीं पाया जाता वो नॉन सेप्टेट। तो अब आप देखो कि ये जो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट होते हैं इनमें से बात कर रहे हैं हम ओवरऑल पट्ट की या सेप्टम की, तो इसकी संरचना कैसी होगी ये दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इनमें किस प्रकार के सेप्टा पाए जाते होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेप्टा या सेप्टम।
पट्ट के प्रकार। तो ये जो पट्ट के प्रकार है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंजाई में, अलग अलग कवक में ये अलग अलग प्रकार के पट्ट हो सकते हैं। तो इसमें निम्न प्रकार के पट्ट देखे गए हैं या सेप्टम देखे गए हैं। कौन कौन से? सॉलिड जिसे कहते हैं ठोस पट्ट, सेकंड है मल्टीपोरस जिसे हम कह सकते हैं बहुछिद्रित पट्ट, ठीक है। थर्ड है बॉर्डर्ड पिट, या मैं यूं कहूं कि आवृत पट्ट। फोर्थ है एस्कोमाइसिटीज टाइप, जिसे मैं बोल सकती हूँ एस्कोमाइसिटीज प्रकार। और इसमें लास्ट टाइप है डोलीपोर सेप्टम, या जिसे मैं कह सकती हूँ डोल छिद्र पट्ट। सो देखो कि फंजाई में सेप्टम या पट्ट को निम्न भागों में डिवाइड किया गया है: ठोस पट्ट, बहुछिद्रित पट्ट, आवृत पट्ट, एस्कोमाइसिटीज प्रकार के पट्ट और डोल छिद्र पट्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड पट्ट। तो ये सबसे सरल प्रकार के पट्ट होते हैं या फंजाई में पाया जाने वाला सॉलिड सेप्टम सबसे सरल प्रकार का सेप्टम होता है या सबसे सरल प्रकार का पट्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब जनन, ये पट्ट का निर्माण क्यों होता है कि जो फंजाई की तंतुनुमा संरचना है, सामान्य तंतुनुमा संरचना को जनन संरचना से पृथक करने के लिए या सामान्य तंतुनुमा संरचना को जनन संरचना से सीमित रखने के लिए इस प्रकार के पट्ट का निर्माण पाया जाता है। तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। तो ये कौन सा पट्ट हुआ? ठोस पट्ट। तो ठोस पट्ट सबसे सरल प्रकार का पट्ट पाया जाता है फंजाई में। और इसके अलावा इसका निर्माण क्यों होता है? क्योंकि ये जनन संरचनाओं को मुख्य संरचना से पृथक या सीमित रखने का कार्य करता है। और ये इस प्रकार का होता है, मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे ठोस पट्ट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एल ब्यूगो। एल ब्यूगो फंजाई में इस प्रकार का सॉलिड पट्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपोरस या बहुछिद्रित पट्ट। बहुछिद्रित पट्ट में क्या होता है कि इसमें जो सेप्टम होता है, पट्ट होता है, उसमें कई सारे छिद्र पाए जाते हैं या इसमें पाए जाने वाले सेप्टम में कई प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो ये कैसा दिखेगा? तो ये क्या है? इसमें पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं छिद्र। तो इस प्रकार के सेप्टम में कई सारे छिद्र पाए जाते हैं
उन छिद्रों की उपस्थिति के कारण ये छिद्रित अवस्था में दिखाई देता है या पोरस दिखाई देता है। इस प्रकार के सेप्टम में कई प्रकार के या कई सारे छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे बहुछिद्रित पट भी कहते हैं। मीन्स एक से ज़्यादा छिद्र पाए जाएंगे तो बहुछिद्रित पट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जियोट्राइकम फंजाई। तो जियोट्राइकम में बहुछिद्रित पट पाए जाएंगे, मीन्स उसके पट पे कई सारे छिद्र पाए जाएंगे। नेक्स्ट है बॉर्डर्ड पिट या आवृत पिट। तो इस प्रकार के सेप्टम में क्या होगा कि जो छिद्र होता है वो एक आवरण द्वारा आवृत होता है। तो वो कैसे दिखाई देंगे? वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पे है पोर और ये है बॉर्डर्ड पिट। तो इस प्रकार के सेप्टम में छिद्र के चारों ओर विशेष प्रकार का स्थूलन या आवरण पाया जाता है, जिसके कारण ये बॉर्डर्ड पिट या बॉर्डर्ड पिट के समान दिखाई देता है, आवृत गड्ढे के समान दिखाई देता है और उस गड्ढे के मध्य में छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैं यूँ कहूँ कि इस प्रकार के पट किस में देखे गए थे? फॉर एग्जाम्पल म्यूकर फंजाई में। तो म्यूकर फंजाई में कैसे होते हैं कि इसमें जो छिद्र होता है उस छिद्र के चारों ओर एक स्थूलन होता है या किसी पदार्थ का जमाव होता है, जिसके कारण वह बॉर्डर्ड पिट दिखाई देता है और उस आवरण के मध्य में छिद्र पाया जाता है। ये म्यूकर में देखा गया। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज टाइप सेप्टम। तो एस्कोमाइसिटीज टाइप सेप्टम एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है। इसमें जो छिद्र होता है, इसका डायग्राम मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो आप। इसमें छिद्र की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इस प्रकार के इसमें पट निर्माण देखा जा सकता है। तो एस्कोमाइसिटीज टाइप सेप्टम एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है। इसके अंदर जो छिद्र होता है उसकी चौड़ाई अधिक होती है। मीन्स छिद्र के या सेप्टम, मैं कहूँ कि सेप्टम पे किसी भी प्रकार के पदार्थ का जमाव नहीं होता है, जिसके कारण छिद्र पूरी चौड़ाई में स्थित होता है। तो इसे एस्कोमाइसिटीज टाइप सेप्टम कहते हैं। अब देखो डोलीपोर सेप्टम, ये विशेष प्रकार के सेप्टम पाए जाते हैं। आपके शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आपके छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डोलीपोर सेप्टम क्या होते हैं और किसमें पाए जाते हैं। तो डोलीपोर जो सेप्टम होते हैं ये विशेष प्रकार के सेप्टम या पट्ट पाए जाते हैं। इसकी संरचना मैं आपको समझा देती हूँ। और इसमें सेप्टम पर विशेष प्रकार के स्थूलित पदार्थ का जमाव पाया जाता है। यह है सेप्टम और यह है डोलीपोर सेप्टम। तो इसमें क्या होगा कि जो सेप्टम होते हैं उसमें जो छिद्र पाया जाता है, तो उस सेप्टम के किनारों पे विशेष प्रकार के पदार्थ का स्थूलन हो जाता है या उस छिद्र के स्थान पर सेप्टम में विशेष प्रकार के डोलक के आकार का स्थूलन पाया जाता है। इसी डोलक के आकार के स्थूलन के कारण इसे डोलीपोर सेप्टम या डोल छिद्रपट कहते हैं। और ये जो डोल छिद्रपट है ये किसमें देखे जा सकते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में या बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के सदस्यों में डोलीपोर सेप्टम देखा जा सकता है। तो इसमें जो
ढोलक के आकार का स्थूलन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो सेप्टम के किनारे होते हैं, पट्ट के जो किनारे होते हैं, उन किनारों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये ढोलक के आकार का या अर्धचंद्राकार टोपीनुमा संरचना दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेप्टम के किनारे होते हैं उन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैप समान संरचना बन जाती है जो दिखने में अर्धचंद्राकार होती है। तो इसे क्या कहते हैं? पेरिएंथोसोम। इस अर्धचंद्राकार संरचना को या ढोल के समान स्थूलन को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जमाव से बना है उसे पेरिएंथोसोम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइफी की ग्रोथ, कि हाइफी की ग्रोथ कैसे होती है। तो देखो, ग्रोथ ऑफ हाइफी या कवक तंतु की वृद्धि। तो कवक तंतु की वृद्धि कैसे होती है कि हमेशा ही कवक तंतु की वृद्धि शीर्षस्थ या एपिकल होती है। तो कवक तंतु की वृद्धि कैसी होगी? शीर्षस्थ, अर्थात उसमें या कवक तंतु में पाया जाने वाला द्रव्य, या मैं यूँ कहूँ कि जो हाइफी की ग्रोथ होती है वो शीर्षस्थ होती है। कवक तंतु की ग्रोथ हमेशा ऊपर की ओर, या मैं कहूँ कि कवक तंतुओं में उपस्थित द्रव्य हमेशा ऊपर की ओर गति करता है। या मैं और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जो कवक तंतु होते हैं उनकी ग्रोथ शीर्षस्थ होती है। मीन्स जो कवक तंतु है वो ऊपर की ओर गति करते हैं, शीर्ष की ओर गति करते हैं और गति करते रहते हैं और अपने में ग्रोथ करते रहते हैं। मीन्स ऐसे उनकी ग्रोथ होती रहती है। और जो उनका एपिकल पोर्शन होता है, शीर्षस्थ भाग होता है, उस शीर्षस्थ भाग में लगातार केंद्रक विभाजन पाया जाता है। तो आपको पता है कि केंद्रक विभाजन हो रहा है, मतलब उसमें डिविजन्स हो रहे हैं। तो इसकी लंबाई कैसे बढ़ेगी कि इसके जो शीर्षस्थ भाग होता है, इस शीर्षस्थ भाग में लगातार केंद्रक विभाजन हो रहे होते हैं और वो ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। और ये जो कवक तंतु या हाइफी होता है, इस हाइफी का ऊपरी भाग गहरे रंग का होता है। इस हाइफी का शीर्षस्थ भाग गहरे रंग का होता है, जिसे स्पिट्ज़ेन कॉर्पर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो शीर्षस्थ भाग है वो गहरे रंग का दिखाई देता है, जिसे स्पिट्ज़ेन कॉर्पर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हाइफी की ग्रोथ की बात। अब वो बात करते हैं हम इसमें इस हाइफी की संरचना कैसी होती है। तो मैं अगर यूँ कहूँ कि जो हाइफी की ग्रोथ है, उस हाइफी की ग्रोथ हमेशा शीर्षस्थ होती है और ये डिवीज़न करते हुए पार्श्व तंतुओं का निर्माण भी करता है। मान लो ये शीर्षस्थ इसकी ग्रोथ हो रही है, मीन्स ऊपर की ओर, तो ये डिवीज़न करता हुआ पार्श्वीय कवक तंतुओं का निर्माण भी करता है। और इस प्रकार आपके हाइफी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन की बात करूँगी, या इनमें किस प्रकार से ये अपने पोषण की पूर्ति करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। और इसमें पाए जाने वाले हाइफी की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊँगी। अभी के लिए इतना ही।